तो हमने पिछले 3 पार्ट में सारे जो बेसिक जो चीज़ है जो हमने पढ़ लिया है, अब उसे हम प्रिंटेड बुक से करेंगे। और मेरा मेन मोटो ये है कि आपको अच्छी से अच्छी बुक से मैं पहले करवाऊँ। अगर हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, डिटेल में अगर हम पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट से तो करा ही दिया। बेसिक चीज़ जहाँ तक मैंने करा दिया वो चीज़ हम प्रिंटेड नोट से करेंगे, जिससे हमारा डिटेल से तो होए और साथ ही साथ एक टॉपिक जो 1000 के 1 सेकंड में भी जो है ना, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी जो है ना, जो टॉपिक है वो मिस ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसमें हमने लगभग 10 एसेंशियल एलिमेंट्स वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो बेसिकली मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स, फ्री कंसेंट्स, ये सब हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। और ये लगभग 203 पेजेस में डिवाइड है। ये केवल चैप्टर इधर से सोगा शुरू हो रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बट यहाँ तक हमारा 203 पेज तक हम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे। और मेरा वीडियो छोटा छोटा रहता है, तो ये कुछ ज़्यादा ही बढ़िया और यूनिक चीज़ दिखाता है। तो शुरू करते हैं। हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आ गया। ठीक है, सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम ये सब पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, ये सब हम टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट वी विल लर्न इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ द इंग्लिश लॉ, आफ्टर दैट मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एंड बेसिकली हमने यहाँ तक पूरा हैंड रिटन नोट से कर चुके हैं। ठीक है, तो हम अभी यहाँ तक करेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि प्रिंटेड नोट्स है और इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज है, तो मैं इसे थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करूँगा ताकि आपका टाइम भी सेव होए और हम डिटेल में भी सब कुछ कर लें। तो शुरू करते हैं, और मैं साथ ही साथ हाईलाइट भी करते रहूँगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए और बिल्कुल इन PDF फॉर्म, सो यू काइंडली प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। बेसिकली इन 1.1 देयर इज़ written as what we will learn through this chapter, but we know that what we will learn, so we will start from introduction. The Indian Contract Act came into the force on 1st September 1972. It was enacted mainly with a view to ensure reasonable fulfillment of expectations created by the promise of the parties and also enforcement of obligations prescribed by an agreement between the parties. The object of the Act is also to determine the circumstances in which promises made by the parties to a contract should be legally binding. Promises made by the parties, it is legally binding. So basically जो है ये हमारा 1 सितंबर 1972 को हमारा ये जो है चालू हुआ था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और बेसिकली इसमें क्या है कि इनमें केवल एनफोर्समेंट ऑफ ऑब्लिगेशन यानी दायित्व होता है बिटवीन दी टू और मोर पार्टीज, एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टीज। ओके, एंड इसमें प्रॉमिस होता है पार्टीज का जो लीगली बाइंड करता है, यानी जो कानून से जोड़ता है। ठीक है, द एक्ट इज नीदर रेट्रोस्पेक्टिव नॉर एग्जॉस्टिव। जो मेन टॉपिक्स मैं उसको हाईलाइटेड करते जाऊंगा और साथ ही साथ हम करते जाएंगे। ठीक है, इट डील्स मोस्टली विद द जनरल प्रिंसिपल्स एम्बॉडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो मैंने बताया था इस चैप्टर का नाम ही है, 1st to 6th चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल, जो हम कहते हैं ना बेसिक चीज़ सीखेंगे इन शुरुआत के चैप्टर्स में, बेसिक चीज़। द एक्ट डज नॉट कवर द होल फील्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। बिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर आर वेरियस अदर लॉज रेगुलेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। द एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देयर इज with the agreement relating to the transfer of immovable property. The sales of goods act deals with the contracts of sales goods. The partnership act deals with the partnership agreements. The information technology act deals with contract made through electronic medium, etc. The present contract also does not affect particular customs and uses of trade which are not in consistence with any of the provisions of the law. For example, uses relating to handis as a negotiable instrument. The law of contract is different from other branches of law in as much as that the contracting parties are at the liberty to make rules and regulations about the enforcement of the right and fulfillment for their duties. बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली ये मेन चीज़ जो मैंने बता दिया आपको कि ये चालू 1972 में हुआ था, 1 सितंबर, ये डेट आपको याद करनी है। और ये प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस बिटवीन द टू पार्टीज़
होता है। और हम आगे पढ़ेंगे, बस एक हमें बस एक और छोटा सा चीज़ पढ़ना है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने मेन टॉपिक में। ये बस छोटा सा एक पैराग्राफ है, उसे कंप्लीट करेंगे रीड करके, बस रीड करेंगे। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नहीं है, पर हमें एक भी चीज़ स्किप नहीं करना है। फिर उसके बाद हम मेन टॉपिक पे चढ़ेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द इंग्लिश लॉ, जो हम इंग्लिश लॉ ले रहे हैं, जो बेसिकली एक इंग्लिश लॉ होता है, उसमें से हमारा क्या क्या एप्लीकेशन है इसमें। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंग्लिश लॉ से क्या क्या रिलेटेड है। इन केस अ पर्टिकुलर मैटर इज नॉट कवर्ड बाय any section of a contract act or any other law in force in India, the courts may follow the principles of English law. Let me highlight this. English common law, provided they are not inconsistent with Indian conditions and circumstances. Indian Contract Act applies only to those agreements which are valid and enforceable by law. So this is the main Indian Contract Act applies only to those agreements which are valid and enforceable by law, right? Further, the law of contract is not the whole of agreements, nor is it the whole law of obligation. An agreement does not give rise to any legal obligation. Example, marriage, conveyance of gifts. So basically these ये सब जो टाइप्स है, ये जो है ना लीगल एनफोर्सेबल नहीं देता। लाइक मैरिज कन्वेंस और जो गिफ्ट दे रहे हैं वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, उसमें कोई लॉ वो लागू नहीं होगा। विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, राइट ना, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन टू मेनटेन वंस वाइफ एंड चिल्ड्रन डज नॉट अराइज आउट। बेसिकली एक आदमी के लिए एक दायित्व होता है कि वो अपने वाइफ और चिल्ड्रन के जो है ऑब्लिगेशन ले, दायित्व ले, राइट। सो ये सब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। एग्रीमेंट विच रिजल्ट इन ट्रांसफर और द डिस्ट्रक्शन ऑफ राइट्स आर नॉट कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो बेसिकली मेन चीज़ यही था। ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ द इंग्लिश लॉ ये भी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है फॉर द एग्जाम पर्पज। सो वी विल गोना टू लर्न द मेन टॉपिक। दिस इज द मेन टॉपिक, मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो यहाँ से अपना मेन चैप्टर शुरू हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आपका थोड़ा जो अटेंशन जो है यहाँ पे ज़्यादा हो। द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज फॉलोज। Salmon defines a contract as a contract has been defined as follows. Salmon defines a contract as an agreement creating and defining obligation between the parties. So basically agreement is what? So हमने पहली बेसिक में हमने कवर कर चुका है कि एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, राइट। सो इसमें कुछ जानने वाली कोई बात नहीं है, बस हम एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहेंगे। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, राइट। और सर वो हम एक बार ये भी रीड कर लेते हैं। सर विलियम एंसन ऑब्जर्व्स ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ मेड बिटवीन टू पार्टीज और मोर पर्सन बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड by one or more to acts or forbearances on the part of the other or two others. According to Sir Frederick Pollock, every agreement and promise enforceable at law is a contract. Section 2 of H of the Indian Contract Act defines a contract as agreement enforceable by law. देखो इतना सब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस एक 4 वर्ड का एक लाइन याद कर लो, वो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो ये है अपना 4 वर्ड का डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू व्हाट? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, राइट। ये 1 2 3 4, this is the main definition of the contract, okay. So contract is equal to agreement plus legal enforceability, which means that enforceable by law, okay. So इसे भी highlight कर लेते हैं। So ये हो गया अपना highlight, ठीक है। So these definitions reverse themselves into 2 distinct parts. First, there must be an agreement. Let me highlight this. First, हमें अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो so there is must an agreement. Secondly, such an agreement must be enforceable by law, and an agreement
to the enforceable by law, and an agreement to be enforceable must be coupled with obligation. Coupled means there should be between two persons. Okay, so yeah, सो अब हम बढ़ रहे हैं एक अपने नए टॉपिक पे, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सो मैं जो है ना इसको बिल्कुल एक स्टोरी में आपको मैं समझा सकता हूँ। बेसिकली ये स्टोरी नहीं है कि एक स्टोरी है, हमेशा ऐसे ही होता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने आपको कितने बार बता रखा हूँ, दो पार्टी होती है, एटलीस्ट दो पार्टी होती है, और यहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, है ना। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन भी बताया, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और देयर शुड बी एन ऑब्लिगेशन। ओके, ये मेनली दायित्व होना चाहिए। बेसिकली ये तीन चीज़ होना चाहिए। तो हम एक बार रीड कर लेते हैं, पर बस ये समझने के पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं ज़्यादा बीच में समझाऊंगा नहीं, आई जस्ट रीड। और ये इजी लैंग्वेज है, और मैं ये समझता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। सो या, देयर शुड बी टू पार्टीज, देयर मस्ट बी टू पार्टीज टू constitute a contract. A contract can only be bilateral, and the same party cannot be a party from both the sides. Hence, there cannot be a contract between A on one side and A on the other. Nor can a party be a servant of his own firm, as a man cannot be his own employer. A person cannot enter into a contract with himself. यानी जो है एक ही बंदा केवल अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। देयर मस्ट बी अ टू पर्सन एंड बोथ ऑफ देम डिफरेंट, नॉट दिस साइड इज ए बंदा एंड दिस साइड ऑल्सो द ए बंदा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। द पर्सन हु मेक द प्रॉमिस इज नोन एज द प्रॉमिसर। अब जो बंदा, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, जो प्रॉमिस, जो सामने से आके प्रॉमिस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिसर। एंड द पर्सन टू होम द प्रॉमिस इज मेड इज टू नोन एज प्रॉमिसी। और जो उस प्रॉमिसर की जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द प्रॉमिसी, राइट। Yeah. As a matter of fact, in a contract, each party is a promiser as well as promisee. For example, when a promises to sell his car from a sum of 20,000 to B, A is a promiser because he has promised to sell his car, while he is not a promisee because there is a promise from B to pay the sum of rupees 20,000 to him. The same is the position of B. So I hope you really understand this example till here. Now, there should be an agreement. There should be an agreement, right? So I've already told you what is agreement, right? So yeah, a proposal from the side of one party to do or abstain from doing a particular act as its acceptance by the other party are two essential elements of an agreement. An agreement occurs when two minds meet for a common purpose. When two minds meet for a common purpose, they mean the same thing in the same sense at the same time, and the meeting of the mind is called consensus ad addendum. I have already discussed. हमने डीपली हैंड रिटन नोट्स में ये सब कुछ समझ चुके हैं, बस हमने रीडली वाइज हमें ये रीडिंग करेंगे कि कोई सा भी एक टॉपिक मिस ना हो जाए। कंसेंट टू द मैटर। For example, if A says to B that he is willing to sell his car for rupee 20,000 and B gives his assent to this offer, the agreement will be come into being. So मैंने आपको एक इधर आपको बताया था एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सो पहले कम से कम एक ऑफर देना चाहिए और देयर शुड बी एक्सेप्टेंस ऑफ दैट, सो दैट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू. So, an agreement means every promise and every set of promise which form consideration for each other. So basically, ये agreement का एक definition है, every promise and every set of promise which forms a consideration for each other, as per section 2 of B, right? A promise means when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. It simply means that an agreement is accepted proposal. Therefore, to form an agreement, there must be a proposal or offer by one party and its acceptance by the other. Right? Now, the last but not least is an obligation. There should be any kind of daitva. Right? So, yeah. An obligation is the legal duty
to do or abstain from doing something. An agreement to a contract should give rise to some legal obligation that is which is enforceable at law. Agreements which give rise into the social or domestic obligations cannot be termed as contracts. Thus, an agreement to go to the picture or attend a dinner is not a contract, right? As it is intended to give rise out to any लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन राइज नहीं कर रहा, राइट। अगर कोई अगर डिनर पे जा रहा है, कोई पिक्चर देखने जा रहा है, तो इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन राइज नहीं कर रहा, सो दिस इज नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। Similarly, an agreement to agree in future is not a contract because unless all important terms of the contract are settled, there cannot be any binding obligation. Such agreements are void for want of certainty. For example, if A agrees to sell 100 bales of cotton to B at price to be settled in future. Okay, so this is all about what we have learned today. So last topic हमारे पास रह रहा है all agreements are not contract. So आप ही मुझे बताओ, क्या सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? हमने डिटेल में पढ़ा था हैंड रिटन नोट से। जी नहीं, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट कोई सा भी हो सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट पर वही एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे जिसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी हो, राइट। सो an agreement is much wider concept than contract. That means agreement is bigger than contract, right? Agreement in which the intention to create legal obligation to, you should learn always legal obligation. Whenever the in agreements legal obligation arise, then that is a contract. Therefore agreement relating to a social matters are not contracts. For example, an agreement between two persons together for a walk or in a cinema show does not create any legal in cinema does not create any legal obligation, right, on their part to abide by it. Also, agreements which the parties declare not to be binding do not constitute a contract. They may be just honored pledges and expressly stated to outside the jurisdiction of any court, right? So yeah, हमने जो है ये पढ़ लिया कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. वी हैव डिस्कस्ड एट ए वेरी प्रॉपर मैनर and I don't think there is any kind of issue which we should arise, right? So yeah, all obligations also do not constitute contracts, right? So basically all obligation also, सारे जो obligation है वो कॉन्स्टिट्यूट वो कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। Any obligation which arise independently of an agreement cannot be the basis of valid contract. A domestic arrangement with no intention to create legally binding relations will not constitute a contract, such as a promise by a father to pay pocket money to his son. In this words of Lord Atkin, the most, मैंने आपको एक ये पापा मंदरू और चंद्रू वाला मैंने बताया था कि अगर चंद्रू पास हो जाएगा अपने CMA फाउंडेशन में फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो पापा मंदरू जो है उसे एक KTM दिलाएगा। मैंने आपको वो वाला डेफिनेशन दिया था। सिमिलरली ये उसी के जैसे है। लॉर्ड एटकिन, द मोस्ट यूजुअल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट विच नॉट कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट आर देयर शुड बी अ कंसिडरेशन, राइट गाइस? सो कंसिडरेशन होना चाहिए। आर द एग्रीमेंट्स मेड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द पार्टीज डू नॉट इंटेंड दैट दे शुड बी अटेंडेड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम जो है बेसिकली एग्जाम्पल 1 एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे और ये हमारा आज का वीडियो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम हैंड रिटन नोट्स पे वापस जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए। लीडिंग केस, एक केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर, राइट? सो मिस्टर बेल्फर लेफ्ट हिज वाइफ इन इंग्लैंड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड लेफ्ट फॉर सिलोन द प्लेस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। सो बेसिकली जो मिस्टर बेल्फर जो है वो अपनी वाइफ को जो है ना कैसे भी इंग्लैंड में जो है ना छोड़ देता है, छोड़कर चले जाता है, और वहाँ पे मेडिकल ग्राउंड्स था एंड लेफ्ट फॉर सिलोन नाम का एक प्लेस था, ठीक है, जहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट था। ही हैड प्रॉमिस टू पे 30, अब नाउ इज इट पाउंड्स, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल दिस साइन, मे बी इट्स पाउंड्स, ओके, 30 pounds PM टू हिज वाइफ अंटिल सी रिटर्न। सो बेसिकली वो 30 pounds पे करने के लिए प्रॉमिस किया। सब्सिक्वेंटली ही स्टॉप सेंडिंग मनी टू हर एंड डिसाइडेड टू लिव अपार्ट।
सो बेसिकली वो जो है ना पैसे देना बंद कर दिया, और वो जो है ना उससे डिसाइड किया कि वो अब अपार्टली लीव रहेगा, ठीक है। द वाइफ sued the husband for the recovery of the amount promised on the ground that her consent to the agreement was enough to constitute valid consideration for the contract. The court did not agree with the views of his wife and dismissed her claim. It was held that it was only a domestic arrangement and not a legal contract because domestic arrangements are outside the real of contract altogether. तो बेसिकली क्या था इसमें जो है, मिस्टर बेल्फर ने मिसेस बेल्फर को जो 30 पाउंड्स दिया करते थे उसने देना बंद कर दिया, तो उसकी वाइफ ने उसे कोर्ट में स्यू किया। बट कोर्ट का कहना है कि ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, सो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर, राइट। हाउएवर पार्टीज सेंडिंग इन डोमेस्टिक और सोशल रिलेशनशिप में एंटर इनटू एन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ दे इंटेंड देयर एग्रीमेंट्स टू हैव लीगल consequences. Therefore, the sum of a contract results from a combination of contract and obligation between the parties to the agreement. An agreement may exist without any legal obligation, but a contract cannot. So basically thing क्या है ना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर लीगल अगर किसी एग्रीमेंट में अगर कोई लीगल एनफोर्सेबल भी होता है, पर वो कभी कभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। एग्रीमेंट्स गिविंग राइज टू सोशल ऑब्लिगेशन विल नॉट बी कंस्टिट्यूट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी भी एग्रीमेंट में सोशल कंट्रीब्यूशन आ गया, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में पढ़ा था पापा मंद्रू वर्सेस चंद्रू वाला, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वो सोशल में आएगा, सोशल ऑब्लिगेशन। So obligation arising from a trust or a decree or from statutes do not fall within the scope of the contract. Thus, an agreement is the genus of which contract is a species, and therefore all contracts are agreements, but all agreements are not contract. Hence, the law of contract is not the whole law of agreements nor the whole law of obligations. It is a law of those agreements which creates obligations, and those obligations which have their source in a agreements by Sir John Salmond, right? So basically this is all about what we have learned today, and मैंने बेसिकली जो रीडिंग जो कर रहा हूँ बेसिकली जो है कोई स्किप ना हो जाए इसलिए मैं कर रहा हूँ, बट मेनली हम जो है हैंड रिटन नोट से जो हम करते हैं वो कवर कर सकता है, पर मैं ये भी करना चाहता हूँ। सो आई थिंक दैट गाइज यू हैव रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन गाइज, so I think that it is enough for today. From next video we will learn the essential elements of a valid contract, but for today I think we should end the video guys. See you later, bye bye.